नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं एक औरत की दर्द भरी कहानी का 5वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आई बटन पर भी मैंने पिन कर दिया है, वहां से इस कहानी के पहले सारे भागों को आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब 5वां भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नैना अब दिन पर दिन बदलती जा रही थी। संजना संवरना अब उसे अच्छा लगने लगा था। गुलाबी सुबह सा निखार उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसके घर वालों को उसके और राजीव के रिश्ते पर शक है। इसलिए उसने सबकी नज़र में राजीव से दूरियां बना ली। एक दूसरे विद्यालय में इंटरव्यू दिया और चयन भी हो गया। सैलरी इस बार भी दोगुनी बढ़ी थी। 8,000 रुपए से सीधे 15,000 रुपए। कानपुर का सबसे टॉप स्कूल जो था। नैना अब आगे बढ़ रही थी। अब राजीव से मिलना थोड़ा कम हो गया था, मगर उनकी मित्रता, उनके बीच का प्यार मिलने का मोहताज नहीं था। वो दिन पर दिन गहरा होता जा रहा था। घर से विद्यालय जाते समय और विद्यालय से घर आते समय दोनों के फोन पर बात करने का समय होता था। कभी कभी राजीव नैना को उसके विद्यालय से लेकर के घर छोड़ दिया करते। बस इस तरह दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। इस तरह लगभग 6 महीने का समय बीत गया। नैना के घर में माहौल ना कल बदला था ना आज, पर हाँ बहुत जल्दी बदलने वाला था। स्त्री की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। ईश्वर ने उसे धरा के समान सहन शक्ति दी है, परंतु जब धरा की सहन शक्ति की सीमा पर होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। नैना भी धरा की तरह सहनशील थी, मगर कब तक। घर में नैना को आगे बढ़ता देख सासू माँ, जेठ जी और पंकज परेशान थे। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जेठ जी ने अपने भाई पंकज को पूरी तरह से अपने प्रेम पास में जकड़ रखा था, और होना भी चाहिए भाई जो है, मगर उनका मकसद कुछ और था और नैना के बढ़ते कदम उसमें रुकावट थे। इसलिए प्रयत्न बराबर किए जा रहे थे, मगर नैना अब रुकना नहीं चाहती थी। इसी बीच राजीव ने परीक्षा दी और उनका चयन सरकारी विद्यालय में प्राचार्य पद के लिए हो गया। इधर नैना का बीएड भी पूरा हो गया और राजीव ने नैना का परा स्नातक का भी फॉर्म भरवा दिया। चयन होते ही राजीव को शहर छोड़ करके जाना पड़ा। ईश्वर आपको हर कदम पर नई सफलता दे। अपना ख्याल रखिएगा। रेलवे स्टेशन पर राजीव को छोड़ने आई नैना ने कहा, मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, मगर तुम्हें भी अपना बहुत ध्यान रखना होगा। जय का भी। और कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक बताना। मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और अपनी अंतिम सांस तक करता रहूंगा। नैना तुम मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरी जिंदगी को महका गया। चलिए अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पहुँचते ही फोन कीजिएगा, नैना ने कहा। ठीक है, नौकरी ज्वाइन करके जल्दी वापस आऊंगा, कह करके राजीव चले गए। नैना भी भारी कदमों से घर आ गई। नैना अब पहले से बहुत शांत थी, या यूं कहें कि उदास थी। घर में कोई भी कुछ भी कहता, नैना उत्तर नहीं देती। पंकज की किसी बात का विरोध नहीं करती, मशीन की तरह चलती रहती थी बस। तभी एक दिन नैना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि नैना गर्भवती है। मैंने आप सब से कहा था कि नैना का शरीर अब दूसरे बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता। फिर भी डॉक्टर ने गुस्सा होते हुए कहा, इस बच्चे को जन्म देना है तो आप सबको नैना का बहुत ख्याल रखना होगा। अभी तीसरा महीना शुरू ही हुआ है।
खान पान के अलावा आराम का भी ध्यान रखें। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि जय भी बड़ा हो रहा था और नैना की नौकरी भी अब छूट जाएगी। पर नैना परेशान थी क्योंकि जय की जरूरतें ही वो किसी तरह पूरी करती थी, पर उस पर दूसरे बच्चे के लिए वो तैयार नहीं थी। उसने डॉक्टर से बात की मगर डॉक्टर ने परिवार के खिलाफ जाकर के उसकी सहायता करने से मना कर दिया। नैना ने विद्यालय जाने नहीं छोड़ा, पर एक दिन ज्यादा तबीयत खराब होने से वो विद्यालय नहीं गई। उसने सोचा कि फोन करके बता देती हूँ। बहुत ढूंढने पर भी फोन नहीं मिला। मेरा फोन यहीं रखा था कमरे में, अब नहीं है। किसी ने देखा क्या? नैना ने पंकज और सासू माँ से कहा। हम क्या तुम्हें चोर नजर आते हैं? तुम जानो तुम्हारा फोन, सासू माँ ने जवाब दिया। नैना ने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिला। तबीयत ज्यादा खराब होने से नैना थक करके सो गई। सासू माँ ने आकर के जगाया। 9 बज रहे हैं, खाना क्या तुम्हारे पिताजी आकर के बनाएंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना सकती आज, नैना ने कहा। तुम अनोखी थोड़े ना बच्चे पैदा कर रही हो, हमने भी 5-5 बच्चे पैदा किए हैं, पर ऐसी नौटंकी नहीं दिखाई कभी। जाओ जाकर के खाना बनाओ, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, कह करके सासू माँ कमर पर हाथ रख करके कराहने लगी। हाय रे कमर दर्द, उन्होंने बाम लगाते हुए कहा। नैना ने उठने की कोशिश की पर चक्कर आने की वजह से वापस लेट गई। मम्मी जी मैं आज नहीं बना पाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही हूँ। आजकल की बहुएं, हे ईश्वर, पता नहीं इनकी माँ इन्हें क्या सिखा करके भेजती हैं। बस बहाने बनाओ और पड़े रहो, बड़बड़ाती हुई उस सासू माँ वहां से चली गई। नैना भी सो गई। नींद खुली तो 11:30 बज चुके थे। नैना ने उठ करके पानी पिया। उसे कुछ भूख का एहसास हुआ तो खड़े होकर के रसोई घर की तरफ जाने लगी। बनाने के लिए तो मौत आ रही थी, अब खाने के लिए कहां से हिम्मत आ गई। सासू माँ ने ताना मारा। माँ मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ, नैना ने कहा। ये कोई समय है खाना बनाने का? सूरज सिर पर चढ़ आया है, उन्होंने गुस्से से कहा। नैना उनकी बात अनसुनी करते हुए रसोई घर में जाने लगी। सासू माँ फिर बोली, तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं हम बना चुके हैं खाना अपना और अपने आदमी बेटे का। ठीक है तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, नैना ने कहा। खबरदार जो मेरी रसोई में कदम भी रखा। सासू माँ रसोई घर के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। आपका रसोई घर? मेरा भी है घर, पिछले 9 सालों से बहू हूँ इस घर की। हटिए, मुझे खाना बनाना है। ये घर मेरा है, मेरे सास ससुर ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था, इसमें किसी का कुछ नहीं है, वो गुस्से से बोली। ठीक है मुझे नहीं चाहिए ये घर, मुझे सिर्फ खाना बनाना है, नैना ने कहा। हाँ तो मेरे रसोई घर में नहीं बनाएगी? क्या तमाशा है ये? जिस तरह आप इस घर की बहू हैं वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। घर पर ना सही खाने पर तो अधिकार है, नैना ने कहा। चली जा यहाँ से, तेरी अम्मा ने ना गैस चूल्हा दिया ना कोई दहेज जो यहाँ हक जताने चली आई। जिस दिन अपना गैस चूल्हा खरीदना उस दिन बात करना। नैना उनकी बात सुन करके स्तब्ध थी और अपमानित भी। तबीयत खराब होने की वजह से ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। उसने जा करके वापस बिस्तर पर लेट गई। सुबह से शाम हो गई, ना तो नैना का फोन मिल रहा था ना ही उसकी तबीयत में कोई सुधार था। मम्मा दादी आपको खाना नहीं दे रही है ना? दादी बहुत गंदी हैं। ये लो मैं आपके लिए एक रोटी दादी के कमरे से छिपा कर लाया हूँ, आप खा लो। जय के हाथ में मुड़ी तुड़ी रोटी देख करके नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने जय को कस करके गले लगा लिया और रोटी वहीं पास में रखे टेबल पर रख दी। रात भी गहराने लगी। पंकज रोज की तरह नशे में आए और सो गए। जय भी सो गया। सासू माँ और ससुर जी भी खाना खा करके सो चुके थे, पर नैना को नींद नहीं आ रही थी, वजह भूख लगी थी। खड़े हो करके नैना पानी लेने रसोई घर की तरफ बढ़ी। जग में पानी लिया, देखा तो खाने के लिए कुछ नहीं था और खाना बनाने का सारा सामान भी रसोई से हटा करके सासू माँ ने अपने कमरे में रख लिया था। नैना पानी पी करके लेट गई।
जिस दिन दुल्हन बन करके इस घर में आई थी उस दिन से आज तक सब कुछ सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जागी तो खुद को बहुत कमजोर महसूस किया, शायद गर्भावस्था का असर था। नैना ने पंकज को सारी बात बताई। हाँ तो हम क्या करें इसमें, मम्मी जाने तुम जानो, पंकज ने कहा। और तुम्हें कुछ मतलब नहीं है मुझसे, मैं मरूं या जीऊं? अगर ऐसा ही था तो फिर ये बच्चा भी क्यों, एक ही काफी था। मुझसे बेमतलब की बातें नहीं करना, समझी? ठीक है, मेरा फोन दो, मुझे अपनी माँ से बात करना है, नैना ने कहा। मम्मी से बात करना है या अपने यार से बात करना है? नहीं मिलेगा फोन। हाँ मैंने ही छिपाया है तेरा फोन, नहीं दूंगा, पंकज ने कहा। मुझे मेरा फोन चाहिए, मुझे अपने घर जाना है, मम्मी के पास जाना है, नैना ने गुस्से से कहा। कहीं नहीं जाएगी तू। हाँ तो क्या यहाँ रह करके हर रोज तुम्हारी हवस का शिकार बनूं या तुम्हारी नौकरानी बन करके रहूं? क्या बात है, मुंह तो दिन पर दिन खुलता ही जा रहा है। इन 9 सालों में 9 घंटे भी बात नहीं हुई हमारी, एक हवस और मारपीट के अलावा दिया ही क्या है तुमने मुझे? नैना भी गुस्से में थी। अच्छा कुछ नहीं दिया, साली पड़ी पड़ी खाएगी और मुंह चलाएगी, मेरी माँ को क्या नौकर समझ रखा है? कहते हुए पंकज ने नैना पर लात घूंसों की बरसात कर दी। नैना ने खुद के बचाव में कमरे में पड़ा जय का बैट उठा लिया। खबरदार जो अब हाथ भी लगाया, नैना ने गुस्से से कहा। पंकज ने लपक करके बैट नैना के हाथ से छीन लिया और फिर नैना चिल्लाती रही, चीखती रही, पर पंकज अब जानवर बन चुका था। फिर नैना दर्द से कराह उठी। नैना उस दिन भी भूखी प्यासी दर्द से कराहती हुई पड़ी रही, कोई पास तक नहीं आया। दिन भर रोती रही, पर गर्भवती होने के कारण शाम को जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो नैना ने जय की लाई हुई रोटी जो लगभग सूख चुकी थी खाने लगी। आंखों में आंसू बह रहे थे और रोटी खाती जा रही थी। उसे स्मरण हो आया कि कैसे पापा से उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे। बिना घी की दाल अगर कभी मम्मी दे देती तो पापा कितना गुस्सा करते थे। आज नैना सूखी रोटी चबा रही थी, वो चबा करके पानी पिया और फिर लेट गई। उधर 2 दिन से नैना की कोई खबर ना मिलने से राजीव भी परेशान था। नैना के विद्यालय फोन किया तो पता चला कि वो 2 दिन से नहीं आई। राजीव अब घबरा गए। उन्होंने अपने एक परम मित्र तरुण, जिसे राजीव और नैना के प्रेम की भी खबर थी, को फोन किया और नैना के बारे में सब पता करने को कहा। इधर राजीव ने रूपल को भी नैना के घर जाकर के सब कुछ पता करने के लिए कहा। मम्मा उठो, मैं आपके लिए बिस्कुट लाया हूँ। दादी आपको खाना नहीं दे रही है ना, इसलिए मैंने बाबा से झूठ कहा कि मुझे बिस्किट खाने के लिए। बाबा ने दिलवा दिए और मैं आपके लिए ले आया। एक बार फिर नैना ने जोर से जय को गले से लगा लिया और भूख से परेशान वो बिस्किट खा लिए। तीसरे दिन रूपल नैना से मिलने उसके घर गई। सासू माँ ने पहले तो आनाकानी की, फिर नैना की शिकायतों का पिटारा रूपल के सामने खोल करके बैठ गई। तुम इसकी सहेली हो, इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? दिन भर पड़ी रहती है, ना कोई काम ना काज। हाँ जबान तो ऐसे चलाती है कि पूछो ही मत। वहाँ विद्यालय में भी ऐसे ही है ये। वो काफी देर तक बड़बड़ाती रही, पर रूपल सब कुछ जानती थी, इसलिए चुपचाप सुनती रही। जब वो वहाँ से उठ करके चली गई तब रूपल ने नैना को गले लगा लिया। ये क्या हाल बना रखा है, पता भी है हम सब कितना परेशान हैं। राजीव सर कितना परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मैम इन लोगों ने मेरा फ़ोन कहीं छिपा दिया है, अब कोई कुछ भी नहीं बता रहा है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ। मैंने वहाँ किसी को अपने ना आने की खबर भी नहीं दी, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। आप मेरे स्कूल में बात कर लीजिए कि मैं कुछ दिनों तक नहीं आ सकूंगी, नैना ने कहा। रूपल से विनती की। वो तो मैं कर चुकी हूँ, राजीव सर ने कहा था तो गई थी तुम्हारे नए स्कूल में, रूपल ने बताया। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती, नैना ने रोते हुए कहा। कल तुम सुबह 11 बजे किसी भी बहाने से घर से निकलो और पास वाले मंदिर पर पहुँचो, वहाँ तुम्हें तरुण मिलेगा, बाकी बातें वो तुम्हें समझा देगा। कह करके रूपल वहाँ से
चली गई। अगले दिन सुबह नैना जय को साथ लेकर के पास के मंदिर पहुंची। वहां तरुण पहले से आ चुका था। तुरंत नैना को ऑटो में बिठा करके फोन नैना को दे दिया। राजीव फोन पर थे। कहाँ हो नैना? ना कोई बात ना कोई खबर। तुम ठीक तो हो ना? कैसी हो नैना? राजीव ने पूछा। ठीक हूँ मैं। आप मेरा एक काम कर सकते हैं? नैना ने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? बताओ क्या काम है? मेरा जबलपुर का टिकट बुक करवा दीजिए। इंदौर? मगर क्यों? मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ। ऐसे बिना किसी को कुछ कहे सुने सब क्या सोचेंगे? और फिर जबलपुर में क्या करोगी जा करके? मेरी दोस्त है वहाँ सिबी, उसके पास जाऊंगी, नैना ने कहा। राजीव भी सिबी को जानते थे, मगर वो नहीं चाहते कि नैना इस तरह घर छोड़ करके जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करने से नैना की बहुत बदनामी होगी। सब यही कहेंगे बहू भाग गई। नैना एक बार अपने भाई से बात करो, वो तुम्हें ले जाए आकर के, राजीव ने कहा। भाई? किस भाई को कहूँ? अनुज को, जिसकी पत्नी मुझे गलत समझती है, जिसे मैंने इतना प्यार किया। और उसने? कह करके नैना खामोश हो गई। और मोनू? राजीव ने कहा। इन सब बातों के लिए वो बहुत छोटा है और अभी नई नई नौकरी है, पता नहीं आ पाएगा या नहीं, नैना ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अभी तरुण के साथ जाओ, वो तुम्हें किसी से मिलवाएगा। उनसे मिलो और अपनी सारी बात बताओ। मैं कल सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा, कह करके उन्होंने फोन रख दिया। तरुण सबसे पहले नैना को एक रेस्टोरेंट में ले गया। नैना तरुण को पहले से जानती थी। राजीव का परम मित्र होने के साथ साथ वो उसी विद्यालय में कोच भी था, जहां नैना ने 2 वर्ष तक नौकरी की थी। बेहद खुशमिजाज, वह बात को मजाक में बदलने की आदत और कभी न खत्म होने वाली उसकी बातें, वो स्वभाव में बिल्कुल विपरीत था राजीव का। राजीव जितने गंभीर वो उतना ही मजाकिया, मगर दिल से दोनों एक दूसरे के लिए जान देने और लेने वाले दोस्त थे। अंकल, मम्मा ने खाना नहीं खाया कितने दिनों से। दादी मम्मा को खाना नहीं देती थी, मैं बिस्किट लाया था तो मम्मा ने खाए थे, जय ने तरुण से कहा। नैना और तरुण ने एक दूसरे को देखा और नैना की आंखें झुक गई। हाँ चलो, हम दोनों मिलकर के मम्मा को खाना खिलाते हैं, कह करके तरुण ने जय का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट में आकर के बैठ गए। आओ पहले कुछ खा लो, नैना से कहा और उसने खाने का आर्डर दिया। सामने खाना आया, देख करके नैना की आंखें भर आई। आज 4 दिन बाद खाना खाने को मिला नैना को। उसके बाद दोनों राजीव के एक अन्य मित्र के घर गए। उनकी दीदी वकील थी। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने यही कहा, इतना क्यों बर्दाश्त किया? क्या तुम्हें नहीं पता कितने कानून हैं महिलाओं के लिए? अब एक कठिन सही पर निर्णय लो और आगे बढ़ो। एक शिकायत दर्ज करवाओ पुलिस में और फिर यहाँ से जाओ, वरना कल को वो लोग तुम पर चोरी और चरित्रहीनता या कोई और भी आरोप लगा सकते हैं। पुलिस की निगरानी में उस घर को छोड़ो, मैं शिकायत तैयार करवाती हूँ। नैना को उन्होंने समझाया भी और हौसला भी बढ़ाया, मगर दीदी वो लोग राजनीति में भी हैं। हमारे क्षेत्र की पुलिस तो सिर्फ उनकी सुनेगी और फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा, नैना ने बताया। ठीक है, तुम अपनी शिकायत थाने में नहीं सीधे एसपी से करोगी, वो आम लोगों की शिकायत भी सुनते हैं। तुम परसों आओ, तब तक मैं सारी तैयारी करती हूँ। नैना वापस घर आ गई। पूछा गया कि कहाँ गई थी, तो नैना ने कुछ नहीं कहा। जैसे पूछा तो अपनी मम्मी को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि मंदिर गए थे। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने द्वार खोला तो अपने छोटे भाई मोनू को देख करके खुशी से आंसू छलक पड़े उसके। मोनू को आया देख सासू माँ और बाकी घर वाले सकपका गए। औपचारिक बातचीत हुई, दोपहर का खाना भी हुआ। मम्मी, दीदी को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मोनू ने नैना की सासू माँ से कहा। ठीक है, अब ऐसी हालत में थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। सासू माँ नहीं चाहती थी कि नैना बाहर जाए। नहीं मम्मी, ले जाना जरूरी है। दीदी तैयार हो जाओ, उसने आदेशात्मक स्वर में कहा। तो सासू माँ भी कुछ नहीं कह पाई। दोनों भाई बहन घर से निकल आए। जय भी साथ था। जैसे ही चौराहे पहुंचे, राजीव और तरुण वहां
पहले से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। नैना राजीव को देख करके चौंक गई। आओ बैठो, राजीव भैया ने भी हमें फोन कर बुलाया है, मोनू ने अपनी नैना दीदी को बताया। वहां से सब एक अस्पताल पहुंचे जहां डायरेक्टर सर पहले से उन सब का इंतजार कर रहे थे। नैना का मेडिकल चेकअप हुआ। नैना, हमने आपको अपनी बेटी माना था, पर आपने तो हमें पराया कर दिया। इतना सब कुछ चल रहा था, कभी बताया भी नहीं, डायरेक्टर सर ने पूछा। नैना चुपचाप खड़ी रही। सबने बाहर ही रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर नैना और मोनू वापस घर आ गए। मम्मी दीदी को लेकर के जा रहा हूं, तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत दिन हो गए उन्हें घर गए हुए, मोनू ने नैना की सासू माँ से कहा। सासू माँ ने टालना चाहा, पर मोनू ने साफ साफ कह दिया कि इस समय दीदी को ले जाना ही ठीक है। जो कुछ भी हुआ उस पर भी मोनू ने कोई चर्चा नहीं की। हालांकि नैना की सास मोनू से भी बहुत सारी शिकायतें करती रही, पर वो चुपचाप सुनता रहा क्योंकि वो अपनी दीदी को उनसे बेहतर जानता था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों भाई बहन निकल गए। थोड़ी दूर पर राजीव और तरुण मिले। शिकायत पत्र लेकर के सब एसपी ऑफिस पहुंचे और सारी बात उनके सामने रखी मेडिकल रिपोर्ट के साथ। एसपी ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने नैना की शिकायत सीधे क्षेत्रीय अधिकारी के पास भेज दी और नैना को जाकर के उनसे मिलने के लिए कहा। फिर सब क्षेत्रीय अधिकारी के पास गए, उन्हें सारी स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने नैना को बेटी की तरह मानकर उसे तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया, पर नैना ने कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अब उसे सिर्फ मुक्ति चाहिए, उस परिवार से मुक्ति, वो भी हमेशा के लिए। देर शाम राजीव ने नैना और मोनू को स्टेशन छोड़ा और फिर दोनों चले गए। नैना अब अपनी माँ के पास आ गई। माँ अपनी बेटी को काफी देर तक गले से लगाए ढांढस बंधाती रही। नैना के लिए तो अपनी माँ का साथ काफी था। आज नैना उस नरक जैसे घर को, उस जिंदगी को सब कुछ छोड़ करके आ गई थी। नैना सब कुछ छोड़ करके अपनी माँ के घर आ तो गई थी, वो उस दर्द की दुनिया से दूर निकल आई अपनी माँ के आंचल की छांव में। प्रिया, नैना की भाभी, अपने मायके गई हुई थी। इधर नैना अपने भाई के साथ मम्मी के पास आई, उधर पुलिस पंकज के घर पहुंच गई। सब तरफ हंगामा मच गया। सारे रिश्तेदारों के फोन नैना के पास आने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि नैना ऐसा कदम भी उठाएगी। पुलिस उधर पंकज के परिवार को तलब कर रही थी, इसलिए उनके भी बार बार फोन आ रहे थे। पर अब नैना किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसे जो करना था वो कर चुकी थी। इधर शिवी को जब पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई कि देर से ही सही नैना ने सही निर्णय ले लिया है। उसने नैना से बात की और उसकी हिम्मत बढ़ाई। मगर नैना के ससुराल वाले भी कहां इतनी जल्दी हार मानने वाले थे। अब उन्होंने राजनीतिक दांव खेला। नैना की भाभी प्रिया के दूर के चाचा, जो कि नैना के सगे नंदोई हैं, जिनका जिक्र मैंने कहानी में पहले भी किया है, उन्हें जेठ जी प्रिया की मम्मी के पास भेजते हैं और फिर दोनों मिलकर के एक नया षड्यंत्र रचते हैं। प्रिया की मां नैना के भाई अनुज को कहती हैं कि अगर नैना मायके में रहेगी तो उनकी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। वो नैना को वापस ससुराल भेजने के लिए कहती हैं, पर अनुज इस बात से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद प्रिया की मम्मी अनुज को धमकी देती हैं कि अगर नैना अपने मायके में रहेगी तो प्रिया दोबारा उन पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा देगी और नैना, अनुज एवं उनकी मां को जेल भिजवा देगी। अनुज जानता था कि तार कहां से कहां जुड़ रहे हैं और वह ये भी जानता था कि अगर नैना दीदी यहाँ रही तो प्रिया की मम्मी सच में केस कर सकती हैं, या यूं कहें कि किसी भी हद तक जा सकती हैं। अनुज मजबूर था। आज ना चाहते हुए भी उसे मम्मी से कहना पड़ा कि दीदी को वापस भेज दो। अनुज नैना से तो पहले से ही बात नहीं करता था, इसलिए मम्मी से ही कहा। मम्मी को जब सारा मामला पता चला तो वो मजबूर हो गई। बेटे और बहू के खिलाफ करती भी क्या हो। अनुज कह रहा था कि तुम वापस चली जाओ। मम्मी ने नैना को बताया, जो कदम बाहर निकल गए वो अब वापस नहीं होंगे मम्मी, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, नैना ने कहा। मम्मी ने नैना को रोते हुए सारी बात बताई और कहा, चलो हम चल करके कहीं और रहेंगे।
इन सब से बहुत दूर मेरी पेंशन और थोड़ी बहुत तुम्हारी कमाई से हम मिल करके खर्चा चला लेंगे। मम्मी दुखी मन से कहा। मम्मी, बेटी के दो घर होते हैं, एक मायका और एक ससुराल। ससुराल के दरवाजे मैं खुद बंद करके आई हूँ और मायके के मेरे लिए बंद हो गए दरवाजे। मैं क्या करूँ मम्मी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? नैना ने रोते हुए कहा। बहुत बड़ी दुनिया है बेटा, कहीं ना कहीं सर छिपाने को जगह अवश्य मिलेगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, परेशान मत हो। मम्मी ने भी दुखी मन से कहा। मम्मी बहुत देर तक नैना को समझाती रही पर अब नैना को अब निर्णय लेना था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में लगी आग से उसका मायका भी जल जाए। अगले दिन नैना ने अपना सामान लिया। सामान के नाम पर था ही क्या, कुछ नैना के कपड़े और कुछ जय के कपड़े, और वो सब लेकर के नैना ने मम्मी से कहा, मम्मी मैं जबलपुर जा रही हूँ शिबी के पास। मेरी शिबी से बात हो गई है। आज मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन है। आज से मैं अपने सारे रिश्तों को तिलांजलि देती हूँ। आज के बाद मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं सिवा तुम्हारे। आज मुसीबत के समय सबके दरवाजे बंद हो गए मेरे लिए। छोटी थी तब से सुना था कि बेटियां तो पराया धन हैं, किसी और के घर की अमानत हैं। ससुराल गई तो सासू माँ हर बात में ताना मारती थी कि तेरे बाप का घर नहीं है। बाबा कहते थे बिटिया बहुत भाग्यशाली होती हैं, उनके दो घर होते हैं। मम्मी, आज दो घरों के होते हुए मैं रास्ते पर आ गई। मुसीबत के समय सबने मुंह मोड़ लिया मुझसे। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अगर तुम इस घर में नहीं रह सकती तो मुझे भी नहीं रहना। मम्मी ने रोते हुए कहा। मम्मी आप यहीं रहो, नहीं तो सबको लगेगा कि आपकी पेंशन के पैसों के लालच में मैं आपको अपने साथ ले गई। अब ये मेरी जिंदगी है, मेरी लड़ाई है, देखती हूँ आगे क्या लिखा है तकदीर में। मम्मी ने नैना के हाथ में एक 500 का नोट रखा और दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर के माथे पर आशीर्वाद स्वरूप चूम लिया। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, सिवा इन 500 रुपयों के। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मम्मी अब फपक फपक करके रो पड़ी थी। पापा हमेशा कहते थे ना कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, अब बेटे की तरह जीना है। मम्मी जा रही हूँ मम्मी, ना जाने अब कब मिलना हो, कह करके नैना चली गई। शिबी ने नैना का टिकट करवा दिया। ट्रेन से नैना जबलपुर पहुँच गई। शिबी नैना की स्कूल की सहेली थी। नैना जबलपुर तो पहुंच गई, पर अब करेगी क्या? एक तो नैना गर्भवती है, ऊपर से जय की जिम्मेदारी भी। शिबी जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, अभी अविवाहित है, मगर हाँ वो भी अपने परिवार का खर्च किसी तरह से उठा रही थी। इसलिए 3 प्राणियों का और खर्चा उठाना उसके लिए असंभव था। निर्णय कठिन था, शायद बहुत कठिन, पर निर्णय तो लेना ही था। अपने एक बच्चे की भविष्य की खातिर आज एक माँ ने दूसरे बच्चे का बलिदान दे दिया। ये दवाएं खा लो, सुबह तक रक्तस्राव शुरू हो जाएगा, फिर सुबह डीएनसी करना होगा, डॉक्टर ने कहा। नैना ने दवाएं खा ली। अगले दिन सब खत्म हो गया। नैना को आने वाला बच्चा आने से पहले इस दुनिया से वापस चला गया। कुछ दिन लगे नैना के शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य होने में। इसमें शिबी और राजीव ने उनका पूरा साथ दिया। नैना की मझली दीदी जो कि वहीं जबलपुर में रहती थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से उस दौरान जय की जिम्मेदारी ले ली। उसके बाद शुरू हुआ सफर नए शहर में नौकरी ढूंढने का। कई विद्यालयों में इंटरव्यू दिया, मगर कहीं भी सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं थी। नैना पर अब जय की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए इतने में गुजारा नहीं होता था। आखिर में शिबी ने नैना की नौकरी एक इंश्योरेंस कंपनी में लगवाई, जहां वो एक मैनेजर के तौर पर नियुक्ति हुई। सैलरी 18,000 प्लस इंसेंटिव। देख नैना, ये सेक्टर रिस्क से भरा है, मगर पैसा बहुत है। अगर कर सकती हो तो ये जॉब कर, नहीं तो इस जॉब को तो अभी कर ले और फिर साथ साथ अपनी पसंद की नौकरी भी ढूंढती रहना, शिबी ने नैना को समझाया। राजीव नहीं चाहते थे कि नैना इस सेक्टर में नौकरी करे, मगर नैना की जरूरत को चुना और नौकरी कर ली, और यहीं से शुरू हुआ नैना के नए जीवन का सफर। जय का एडमिशन भी वहीं एक विद्यालय में करवा दिया। नैना अब एक बार फिर से बढ़ चली। इस मुश्किल समय में उसके साथ थे उसके 3 हमसफर, शिबी, नैना की दीदी और राजीव।
नैना के लिए 18,000 रुपए बहुत तो नहीं थे, मगर हाँ, शिवी और राजीव के साथ की वजह से ये बहुत बड़ी रकम थी। सुबह नैना जय को स्कूल छोड़ती और फिर 9 बजे उसका ऑफिस होता था। ऑफिस में लंच के समय जय को स्कूल से लेकर के घर छोड़ देती और जय अपनी माँ के बिना घर पर रहता। शाम को नैना वापस आती और फिर नैना जय और शिवी मिलकर के साथ अच्छा समय बिताते। राजीव से मुलाकात अब मुश्किल थी, पर बात अब पहले से ज्यादा होने लगी थी। हर छोटी बात नैना अब राजीव से जरूर बताती। राजीव भी नैना के सभी निर्णय लेने में उसकी सहायता करते। जिंदगी एक बार फिर चल पड़ी और पहले से बेहतर तरीके से चल पड़ी। शिवी नैना और जय का बहुत ख्याल रखती थी। शिवी जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ और भी लड़कियाँ रहती थी। सब जय को बहुत प्यार देती, नैना को बहुत सम्मान देती, क्योंकि सिर्फ नैना ही उन सब में विवाहित थी। आज नैना के सारे अपने पराये हो गए और पराये उसकी जिंदगी बन गए। जबलपुर वैसे तो है ही बहुत प्यारा शहर, मगर माँ नर्मदा के किनारे बसे होने की वजह से इसकी खूबसूरती और पवित्रता कई गुना बढ़ जाती है। और नैना को तो वैसे भी नदी के तट पर बैठकर खुद से बातें करने में बहुत आनंद आता था। इस तरह नैना की जिंदगी की आगे बढ़ रही थी, पर कुछ दिनों से नैना की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि नैना में कैंसर के लक्षण हैं। सुन करके नैना, शिवी और नैना की दीदी सब घबरा गए। नैना परेशान थी जय के लिए। मेरे बाद जय का क्या होगा? शिवी, तू जय को पंकज के पास नहीं भेजना, तू उसे मम्मी के पास भेज देना, वो ही ख्याल रखेंगी उसका, नैना ने रोते हुए कहा। नैना, डॉक्टर ने कहा है कि शायद कैंसर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तू इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती है? कल टेस्ट हमने आज परीक्षण करवाया है, कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, तू इतना परेशान मत हो, शिवी ने नैना को समझाया। उधर जैसे ही राजीव को शिवी ने ये बात बताई, वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधे जबलपुर आ पहुंचे। राजीव ने वहां होटल में कमरा लिया और नैना को सूचित किया कि वो उससे मिलने आए। नैना राजीव से मिलने पहुंची। बहुत समय बाद दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हुए। नैना ने राजीव को अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई। नैना, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर तुम्हारी सारी रिपोर्ट मैंने अपने एक मित्र को भेज दी, जो कि डॉक्टर है, और उसका कहना है कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठें हैं जो कैंसर को पैदा कर सकती हैं, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा ऑपरेशन और सब ठीक हो जाएगा। ये बीमारी भारत में बहुत सामान्य है, अक्सर महिलाओं में पाई जाती है, और फिर हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, राजीव ने नैना को समझाया। फिर थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद चलो तुम्हें जबलपुर घुमाते हैं, और नैना, राजीव, जय और शिवी सारे एक साथ घूमने निकल गए। बहुत दिनों बाद नैना खुल करके हंसी थी। शिवी भी खुश थी कि राजीव नैना का बहुत ख्याल रखते हैं और हर कदम पर उसका साथ देते हैं। अगले दिन नैना की दीदी जय को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गई, क्योंकि उनकी 2 दिन की छुट्टी थी। अक्सर छुट्टियों में वो जय को अपने घर ले जाती थी। नैना से भी चलने को कहा, मगर नैना ने ऑफिस का नाम लेकर के टाल दिया। दरअसल उसे तो राजीव से मिलना आज रात में वापस जाने वाले थे। दीदी और जय के जाने के बाद नैना ने शिवी से राजीव के पास चलने के लिए कहा, पर शिवी ने व्यस्तता बताते हुए मना कर दिया और कहा, नैना, अभी तू चली जा, मैं शाम को आती हूँ, रात का खाना सब साथ में खाएंगे। चल ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, नैना ने कहा। उसके बाद नैना राजीव से मिलने होटल पहुंची। जय और शिवी नहीं आए? राजीव ने पूछा। नहीं, जय दीदी के साथ गया और शिवी शाम को आएगी, नैना ने बताया। तो तुम अकेली आ गई, वो भी होटल में, मुझसे मिलने? राजीव ने कहा। हाँ तो क्या हुआ? नैना ने पूछा। अरे ऐसे किसी से होटल में मिलने, वो भी अकेले नहीं जाते, राजीव ने कहा। मैं आपसे मिलने आई हूँ, किसी से भी मिलने नहीं, नैना ने मुस्कुरा करके जवाब दिया। अच्छा, मान लो मैं कुछ गलत करूँ तुम्हारे साथ तो? राजीव ने पूछा। पहली बार थोड़े ना आपसे मिली हूँ, भरोसा है आप पर, नैना ने कहा।
इतना भरोसा? हाँ इतना भरोसा। और प्यार कितना है? नैना झेंप गई और शर्म से आंखें झुका ली। मैंने कुछ पूछा तुमसे? राजीव ने कहा। कितना भी नहीं, हंसते हुए नैना ने कहा। झूठी हो तुम। मैं झूठी? हाँ तुम झूठी हो तुम। और कब तक छिपाओगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? राजीव ने कहा। नैना चुप रही। क्या समझूं तुम्हारी इस खामोशी को? तुम्हारी हाँ या ना? राजीव ने कहा। कुछ नहीं, चलो उठो, मुझे भूख लगी है, कुछ खा करके आते हैं। नैना ने हंसते हुए कहा और उठ करके खड़ी हो गई। राजीव ने नैना का हाथ पकड़ लिया और कस करके अपनी तरफ खींचा। नैना अब राजीव के बहुत करीब थी। राजीव ने नैना को सीने से लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बिना अब जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता, राजीव ने कहा। नैना चुप रही, मगर हाँ, उसने भी राजीव को गले से लगा लिया। बस अब मुझे मेरा जवाब मिल गया। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और फिर दोनों खो गए एक दूसरे के प्यार में। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रही। नैना आज पूरी तरह से राजीव की हो गई। दोनों के बीच के सारे फासले आज खत्म हो गए। किसी पुरुष का स्पर्श इतना सुखद भी हो सकता है, ये नैना को आज पहली बार एहसास हुआ। तन के ये संबंध मन को इतना सुकून दे सकते हैं, ये नैना ने आज पहली बार जाना था। नैना, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। ईश्वर ने तुम्हें बहुत फुर्सत में बनाया है। आज 3 साल के बाद तुम मेरी हो गई हो। तुम्हें पता है कितना इंतजार था मुझे इस पल का? कह करके एक बार फिर नैना को अपने बाहुपास में भर लिया। आज आपकी हुई हूँ, मतलब आपके लिए भी किसी को हो जाने का मतलब शारीरिक संबंध होता है। आपकी सोच भी अन्य पुरुषों की तरह है। मैं तो बहुत पहले से आपकी हो गई थी, नैना ने कहा। नहीं नैना, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री अपना स्पर्श हर किसी को नहीं देती। जो उसकी आत्मा के सबसे करीब हो, जिसे वो पूरे मन से चाहती हो, उसे ही देती है। और स्पर्श का ये अधिकार मुझे दिया है, इसलिए ऐसा कहा। राजीव ने अपनी बात को स्पष्ट किया। शाम को शिबी के आने पर तीनों ने वहीं साथ में खाना खाया। और फिर शिबी ने नैना से कहा, थोड़ी देर तू यहीं रुक। मैं रिचा शिबी के साथ ही नौकरी करती थी कि सगाई है, आज वहां जाना है। वापस आऊंगी तो तुझे लेते हुए चलूंगी। थोड़ी देर हो जाएगी, मतलब 11 भी बज सकता है। ठीक है, बाय, नैना ने कहा और शिबी चली गई। नैना और राजीव काफी देर तक बातें करते रहे। करीब 11 बजे शिबी का कॉल आया। नैना, यहाँ तो समय ज्यादा लगेगा और रिचा की मम्मी भी नहीं मान रही हैं, कह रही हैं कि आज यहीं रुको। तो तू राजीव के साथ ही रुक जा, क्योंकि अकेले तुम नहीं पहुंच पाओगी घर। नहीं, मैं चली जाऊंगी, नैना ने कहा। अरे अब रात भी बहुत हो गई है, कहाँ अकेली जाएगी तू? चल आज तू वहीं रुक जा, मैं सुबह आती हूँ। बाय, गुड नाइट कह करके शिबी ने फोन रख दिया। वो मैं अगर आज रात यहीं रुक जाऊं तो कोई परेशानी तो नहीं है? नैना ने राजीव से पूछा। आज किस्मत मेहरबान है मुझ पर, सब कुछ बिन मांगे दिए जा रहा है। क्या? नैना ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अरे सीधी सी बात है, मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा समय मिलेगा बिताने के लिए, कह करके राजीव मुस्कुराने लगे। वो पूरी रात दोनों अपने अपने मन की बातें करते रहे। बातों ही बातों में काफी रात बीत गई। फिर राजीव के कांधे पर सिर रख करके नैना लेट गई। थोड़ी देर में राजीव सो गए, पर नैना की आंखों से नींद गायब थी। ये क्या किया नैना तुमने? अपने पति को धोखा दिया। नैना के अंतर्मन से आवाज आई। धोखा? कैसा? जब पंकज के भाई ने नैना के साथ बलात्कार किया, जब पंकज के पापा ने भी नैना के साथ वही करना चाहा, तब कहाँ गया था पति धर्म? आज अगर अपनी इच्छा से नैना किसी के साथ संबंध बना रही है तो धोखा कैसा? नैना का अंतर्मन खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। अच्छा ठीक है, तो राजीव की पत्नी का इस सब में क्या कसूर? उसे क्यों दोनों धोखा दे रहे हैं? अपनी खुशी के लिए क्या किसी का घर बर्बाद करना सही है? धोखा दिया है तुमने नैना। नैना, गुनहगार हो तुम। नैना घबरा करके उठ गई। जनवरी की ठंड में भी नैना पसीने से तर थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरा बदन कांप रहा था। नैना की हालत देख करके राजीव ने कहा, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? राजीव, हम सही नहीं कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं।
पंकज को भी और आपकी पत्नी वसुधा को भी। कल को अगर वसुधा को ये सब पता चला तो क्या सोचेंगी वो मेरे लिए, कितनी नफरत करेंगी वो मुझसे। नहीं नहीं, इतनी नफरत नहीं सह सकती मैं। नैना रोए जा रही थी। नैना, हम किसी को कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। देखो, वसुधा को मैं सब कुछ देता हूँ, उसकी हर खुशी का ख्याल रखता हूँ, फिर उसे कौन बताएगा ये सब। राजीव ने नैना को समझाया। काफी देर तक राजीव नैना को समझाते रहे, मगर नैना को आज एहसास था कि अब नैना गुनहगार बन गई है। आज नैना के अंतर आत्मा कह रही थी कि प्रेम करना गुनाह नहीं, मगर किसी और की खुशियां छीन करके अपना दामन सजाना गुनाह है। अच्छा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं कुछ मांगूं, आप देंगे? नैना ने पूछा। हाँ मांगो, क्या चाहिए? एक वादा, एक कसम। कैसा वादा? कौन सी कसम? आप मुझसे आज वादा कीजिए कि अगर हमारे रिश्ते की वजह से आपके घर में कोई भी परेशानी आई तो हम बिना कुछ कहे ये रिश्ता खत्म कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके परिवार में कोई भी परेशानी आए। मेरा घर तो नहीं बसा, पर आपका घर मेरी वजह से नहीं टूटना चाहिए। नैना की आंखों में आंसू थे। ठीक है, दिया ये वचन, मगर मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तुम दे पाओगी? राजीव ने कहा। बोलिए, क्या चाहिए? नैना ने पूछा। तुम्हारी तरह प्यारी सी मेरी और तुम्हारी बेटी। राजीव ने नैना का चेहरा अपने हाथों में समाते हुए कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? दुनिया उसे नाजायज कहेगी, ताना मारेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और हाँ, शारीरिक रूप से भी मैं सक्षम नहीं हूँ, नैना ने जवाब दिया। ठीक है, मेरे पास दोनों परेशानियों का हल है, जिससे ना दुनिया उसे नाजायज कहेगी, ना तुम्हें कोई परेशानी होगी। वो क्या? नैना ने पूछा। सब कुछ आज ही नहीं बताऊंगा, बाकी सब समय आने पर। चलो अब सो जाओ, कह करके दोनों सो गए। राजीव वहां 2 दिन रुके और फिर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद नैना की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट सामान्य तो थी, मगर नैना के गर्भाशय में गांठ थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए इलाज तो करवाना ही था। नैना ने चैन की। नैना अब पहले वाली नैना नहीं थी शायद। राजीव के प्यार और शिवी के साथ ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया था, मगर जब तक जीवन है तब तक संघर्ष तो रहेगा। नैना की नौकरी ठीक चल रही थी। उसके ऑफिस में उसके अधिकारी नैना के साथ कुछ ज्यादा ही बेरुखी से बर्ताव करते थे। जहां एक ओर हर कोई नैना की खूबसूरती का दीवाना था, तो वहीं उन्हें नैना की अच्छाई भी बुराई लगती थी। पर नैना हमेशा सबका बहुत सम्मान करती। वहीं उसके उच्च अधिकारी नैना में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, मगर तमाम प्रयासों के बाद भी नैना को फुसलाने में सफल नहीं रहे। उन्हें लगता था कि नैना का फायदा अपने बिजनेस के लिए उठाया जा सकता है। अगर एक बार ये लड़की धंधे में उतर गई तो बहुत पैसा कमा सकते हैं हम, बस इसके कदम बहकने की देर है। उच्च अधिकारी ने नैना के बॉस से कहा। सर छोड़िए उसे, मुसीबत की मारी है, किसी तरह जीवन बिता रही है। हमें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी जो स्वेच्छा से कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। नैना के बॉस ने कहा। तुम समझ नहीं रहे हो, इस लड़की में आग है, आग। तुम क्यों नहीं कोशिश करते? ये तुमसे बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। मैंने देखा है, तुम्हें बहुत सम्मान देती है, और फिर हम उम्र भी हो, तुम भी जवान हो, वो भी जवान है, बस एक बार मुट्ठी में आ जाए। उच्च अधिकारी ने कहा। नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। वो बहुत सम्मान करती है मेरा, मैं उसकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। चलो फिर मैं अपने तरीके से देखता हूँ, तुम नहीं तो कोई और सही, उच्च अधिकारी ने कहा। फिर एक दिन नैना के पास उन्हीं उच्च अधिकारी का फोन आया। नैना, तुम्हें एक मीटिंग के लिए जाना है। अभी ऑफिस के नीचे एक व्यक्ति आएगा, वो मेरे भाई के जैसे हैं, उनके साथ तुम चली जाओ और मीटिंग अच्छे से करना। जी सर, कह करके नैना ने फोन रख दिया और उस व्यक्ति के साथ चली गई। सर, हमें पुलिस लाइन जाना है ना? नैना ने उस व्यक्ति से पूछा। हाँ जी मैडम, उसने जवाब दिया, मगर ये रास्ता पुलिस लाइन नहीं जाता, हम शायद गलत रास्ते पर आ गए हैं, नैना ने बताया। नहीं, हम सही रास्ते पर हैं, पहले मुझे मेरे फार्म हाउस जाना है, थोड़ा काम है वहाँ, उस व्यक्ति ने कहा। नैना चुपचाप बैठी रही। तभी उसने देखा कार शहर से बाहर नर्मदा नदी की तरफ जा रही है। सर, मैं आगे नहीं जाऊंगी,
कार रोकिए, नैना ने सख्ती से कहा। कार तो अब नहीं रुकेगी मैडम, कार तो अब फार्म हाउस पर ही रुकेगी। पहले हम आपको समझाएंगे, फिर आप हमें अपना प्रोजेक्ट समझाना। उस व्यक्ति के इरादे अब साफ नजर आ रहे थे। कार रोको वरना मैं अभी सर का फोन मिलाऊंगी, नैना ने कहा। तुम किसी को भी फोन मिलवाओ, अब यहाँ कोई नहीं आने वाला, और जब तक कोई आएगा तब तक उससे पहले मैं खुद तुम्हें पहुँचा दूंगा तुम्हारे ऑफिस, उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। नैना घबरा गई, पर उसे पता था कि राजीव कुछ न कुछ जरूर करेंगे। दरअसल राजीव की आदत थी, जब भी नैना किसी के साथ मीटिंग के लिए जाती तो वो नैना के फोन पर कॉल करके खुद को म्यूट कर देते, ताकि वो नैना की तरफ की सारी बातें सुन सकें और नैना को कोई परेशानी भी ना हो। इसलिए नैना 2 फोन रखती थी। बस उसे चिंता इस बात की थी कि राजीव ने सारी बात सुनी या नहीं। तभी नर्मदा नदी के किनारे सुनसान जगह पर कार रुकी और उस व्यक्ति ने नैना का हाथ पकड़ लिया। जैसे उसने नैना के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, नैना ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और खुद को उससे आजाद कर कार से निकल कर के बाहर आ गई। वो व्यक्ति भी बाहर आ गया। नैना भागने लगी, वो भी थोड़ी दूर भागा, फिर वापस चला गया कार लेने। नैना को अब बहुत डर लग रहा था। उसे पता था कि अगर मुख्य मार्ग पर वो भागती रही तो पकड़ी जाएगी। इसलिए टीले छोटे छोटे रास्ते पकड़ करके उसने अभी थोड़ा ही चली थी कि राजीव का फोन आ गया। नैना तुम मुख्य रास्ते पर ही जाओ, मुझे पहले ही शंका थी कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसलिए एक ऑटो वाला मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया था, वो मुख्य मार्ग पर ही है। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकती, नैना ने डर से कांपते हुए कहा। तभी भागते नैना का पैर फिसला और वो गिर गई। उसकी चीख निकल गई। तभी पास की झाड़ियों से एक लड़का और एक लड़की निकले। शायद समाज के डर से इस तरह यहाँ मिलने आए थे। जो भी हो, नैना को देख करके तुरंत उसकी सहायता की, उसे उठाया और पानी पिलाया। नैना ने सारी बात बताई। वो लड़का बाइक से आया था। उसने अपने मित्र और नैना दोनों को बिठाया और निकल गया वहां से। उसने नैना को नज़दीकी बस स्टॉप पर छोड़ा, जहां नैना थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। नैना के पास कुछ भी नहीं था, पर्स कार में ही छूट गया था, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। राजीव का कॉल बार बार आ रहा था। फोन उठाया और सारी स्थिति बताई। राजीव ने नैना को वहीं इंतजार करने को कह करके ऑटो वाले से तुरंत नैना के पास पहुंचने के लिए कहा। ऑटो वाले ने नैना को वहां से लिया और घर छोड़ा। ऑटो से उतरते समय नैना ने उससे पूछा कि वो राजीव को कैसे जानता है, तो उसने बताया कि जब राजीव जबलपुर आए थे तब बात हुई थी और तब राजीव उसे 5,000 रुपए भी दे करके गए थे। नैना ऑफिस पहुंची। नैना को देख करके उसके बाद समझ गए कि बात क्या है। सर, मुझे आपसे बात करना है। नैना नीचे कॉफी शॉप में चली। नैना नीचे कॉफी शॉप में चलो, मैं आता हूँ, कह करके वो अपना लैपटॉप ऑफ करने लगे। नैना ने उन्हें रोते हुए सारी बात बताई। मुझे पहले से पता था नैना कि तुम्हारे साथ ये सब होगा। तुम चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो ये नौकरी। तुम अभी मेरे बॉस को नहीं जानती, उनका काम यही है कि लड़कियों को फांसना और उनसे धंधा करवाना। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो करने के लिए मुझे कहा गया था, पर मैंने मना कर दिया। तो आप ठीक कह रहे हैं, ये जॉब इतनी आसान नहीं जितना हम समझते थे। जब भी किसी को पॉलिसी बेचने जाओ तो वो हमारा सौदा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम भी बिकाऊ हैं। अक्सर मैंने महसूस किया कि लोग पॉलिसी समझने के बहाने होटल या रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और फिर अपनी गंदी नीयत दिखाते हैं। शर्म नहीं आती इन्हें। इन्हें क्या लगता है कि हर औरत बिकाऊ है? नैना ने कहा। नैना, इस क्षेत्र में अक्सर लड़कियों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। कुछ समझौता कर लेती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। नैना घर वापस आ गई। उसने घर आकर के सारी बात राजीव को बताई। राजीव को गुस्सा तो बहुत आया, मगर दूर रह कर के वो कर ही क्या सकते थे।
पर हाँ, दूसरी नौकरी देखना अब पहले से ज़्यादा शुरू कर दिया था। तभी एक दिन फ़ोन आया कि पंकज जबलपुर आ रहे हैं। पंकज आए और नैना की दीदी के घर पर रुके, क्योंकि नैना जहाँ रहती थी वहाँ किसी पुरुष का आना मना था। एक दिन रुके और वापस चले गए। उन्हें वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नैना की दीदी के घर वालों ने समझाया भी और नौकरी का प्रस्ताव भी दिया ताकि नैना और पंकज फिर से खुश रहने लगे, मगर पंकज नहीं माने और कह दिया कि वो अपने शहर के अलावा कहीं नहीं रहना चाहते। यहाँ से पंकज और नैना का रास्ता लगभग खत्म हो गया। ना नैना कभी कानपुर जाती थी और ना पंकज कभी जबलपुर आते। बस हाँ, जब भी पंकज ज्यादा शराब पी लेते तो फोन करके नैना को बहुत गालियां सुनाते। समय बीता और नैना की नौकरी एक विद्यालय में लग गई, मगर विद्यालय बनारस में था। सैलरी अच्छी थी और फिर राजीव नैना को वहां से निकालना चाहते थे। सिबी नहीं चाहती थी कि नैना कहीं और जाए, मगर जब नैना ने समझाया और परेशानी बताई तो सिबी राजी हो गई। स्टेशन पर सिबी और नैना की आंखें नम थी। पूरा साल जो बिताया था साथ में दोनों ने। और फिर नैना बनारस आ गई। सब कुछ नया नया, शहर, नए लोग, नई जगह, पर धीरे धीरे सब अपना सा लगने लगा। नैना एक बार फिर गंगा मैया के पास आ गई थी। वहीं पर विद्यालय की तरफ से दिए हुए आवास में नैना ने राजीव के साथ मिल करके अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाई। गैस चूल्हा, जरूरत के बर्तन और रहने के लिए जरूरी सामान जुटाया और इस तरह नैना की नई गृहस्थी बन गई। समय गुजरता गया। इसी बीच नैना के छोटे भाई की भी शादी हो गई। नैना गई, शादी में पंकज भी आए, पर एक बार फिर उन्होंने बहुत कलह फैलाया, जिसे लेकर के घर में सभी परेशान हो गए। पंकज नशे की हालत में माहौल खराब करने लगे थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि जब उनकी बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्हें घर से निकाल दिया। बस यहीं से पंकज के सारे रिश्ते खत्म हो गए नैना के घर से। नैना भी वापस बनारस आ गई। समय पंख लगा करके उड़ता रहा और 2 साल बीत गए। इस दौरान कभी राजीव बनारस आते नैना के पास तो कभी नैना जाती राजीव के पास। जिंदगी अब बेहतर थी। जय की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। जय और राजीव के बीच भी एक प्यारा सा रिश्ता कायम हो गया था। जब भी राजीव नैना से मिलने आते जय खुश हो जाता था। राजीव भी एक पिता की तरह उसे बहुत प्यार करते और उसका ख्याल रखते। धीरे धीरे एक बार फिर नैना की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। हम अक्सर सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। नैना ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपना सब कुछ खो करके इस तरह किसी अजनबी के साथ गुमनामी की जिंदगी जिएगी। राजीव और नैना का रिश्ता समाज की नजरों में गलत था, इसलिए नैना के भाइयों ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। माँ तो माँ होती है। जब माँ को ये सब पता चला तो उन्होंने नैना को बहुत समझाया और वादा लिया कि नैना राजीव की जिंदगी से दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि नैना खुद इस रिश्ते में रहना चाहती थी। नैना ने बहुत कोशिश की मगर राजीव नैना का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन नैना के पास अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, कौन? नैना ने पूछा। मैं श्रीमती वसुधा, राजीव शर्मा। उधर से आवाज आई। नैना चुप रही। पहचाना या याद दिलाऊं? वसुधा ने कहा। जानती हूँ मैं आपको। नैना ने कहा। अगर जानती हो तो राजीव की जिंदगी से क्यों जुड़ी हो? पत्नी हूँ मैं उनकी। अब ये मत कहना कि तुम्हारी राजीव से कोई रिश्ता नहीं। देखो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन के जैसी हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब भी पता है मुझे। और यकीन मानो, जब भी राजीव मुझे तुम्हारे साथ हुए हादसों के बारे में बताते, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक हो जाए, तुम खुश रहो। पर तब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी खुशियाँ मेरी खुशियाँ छीन करके आएंगी।
मैंने बहुत मुश्किलों से राजीव को पाया है। हमारी शादी से पहले वो किसी और से प्यार करते थे, शादी के बाद भी वो उसके साथ थे। मैंने सारी कोशिशें की मगर कभी उसे राजीव के मन से नहीं निकाल पाई। फिर उसके हौसले बढ़ते गए और मेरी हिम्मत कम होती गई। मैंने सब कुछ ईश्वर के हाथ छोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि राजीव तुमसे प्यार करने लगे और ये बात भी मुझे उसी ने बताई, क्योंकि अब राजीव उससे दूर हो रहे थे और उसे डर था कि राजीव को वो खो देगी। इसलिए उसने मुझसे ये सब कहा ताकि मैं तुम्हें राजीव से दूर करने की कोशिश करूं। मगर मुझे पता था कि वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए मैं चुप रही। मुझे खुशी थी कि वो उस महिला से दूर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। मुझे भरोसा था कि जो औरत अपना घर बचाने के लिए 10 साल तक घोर अत्याचार सह सकती है, वो किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे तब से पता है जब तुम दोनों एक ही विद्यालय में थे। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था कि राजीव बस उस महिला से दूर हो जाए। तुमसे मुझे कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, मगर अब हालात कुछ और हो गए हैं। राजीव की दीवानगी तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। वो जब मेरे साथ होते हैं तो खुश नहीं होते। कल तो हद ही हो गई। हम 3 महीने के बाद मिले, ना कोई खुशी ना कोई उत्साह। रात में सोते हुए वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे। कहते कहते वसुधा का गला भर आया। नैना, किसी औरत के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी कि उसका पति उसके सामने किसी और का दीवाना हुआ जा रहा है। राजीव ने मुझे कभी कोई कमी नहीं रखी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना अपने बच्चों से। कभी कोई मौका नहीं दिया कि मैं झगड़ा कर सकूं, मगर हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। नैना, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, पर तुमसे विनती है, हो सके तो अपनी बड़ी बहन का घर बचा लो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बहुत राजीव मिलेंगे, मगर मेरे लिए मेरे एक ही पति हैं। हो सके तो मेरा पति मुझे वापस दे दो। कह करके वसुधा चुप हो गई। नैना चुपचाप सुनती रही। उसने कहा, मैं झूठ नहीं कहूंगी कि हम किसी रिश्ते में नहीं, मगर यकीन मानो सब कुछ बस होता चला गया। मैं खुद कभी राजीव से नहीं जुड़ना चाहती थी, मगर मुझसे ये अपराध हुआ है। मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगी तुमसे, क्योंकि शायद मैं इसके भी काबिल नहीं हूँ, पर हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं राजीव की ज़िंदगी में हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। मुझे विश्वास था कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। धन्यवाद। कह करके वसुधा ने फोन रख दिया। नैना बहुत देर तक बैठी पश्चाताप के आंसू बहाती रही। फिर एक निर्णय लिया और राजीव को फोन मिलाया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इस रविवार समय है आपके पास? क्या हुआ, कोई परेशानी है? राजीव ने कहा। बस यूं ही, नैना ने कहा। ठीक है, मैं टिकट करवा देता हूँ, राजीव ने कहा और नैना का टिकट करवा दिया। रविवार को नैना राजीव से मिलने पहुंची। क्या बात है, बहुत बेसब्री हो रही है मिलने के लिए? इरादे तो ठीक है ना? राजीव ने पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, अब भी विश्वास नहीं है क्या? तो आजमा करके देख लो, राजीव ने हंसते हुए कहा। हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो दोगे आप मुझे? नैना ने कहा। सब कुछ तुम्हारा है, तुम जान भी मांग लो तो दे दूंगा। तो क्या आप मुझे मेरा सम्मान वापस दे सकते हैं? तुम्हारा सम्मान? किसकी इतनी हिम्मत कि हमारी जान का अपमान कर दे? राजीव, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही मजाक सुनने के मूड में हूँ, नैना ने कहा। अच्छा बाबा सॉरी, अब बताओ क्या बात है? राजीव, भले ही हम एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हों, पर समाज की नज़रों में तो हमारा रिश्ता गलत ही है ना? क्या लगती हूँ मैं
आपकी। लोग ऐसे रिश्ते को रखैल कहते हैं। क्या यही नाम देना चाहते हैं आप मुझे? नैना बस करो। आवेश में आकर के राजीव ने नैना के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। रुक क्यों गए? मारिए, थप्पड़ मारिए ना मुझे। नैना, तुम खुद के लिए इतना गंदा शब्द कैसे प्रयोग कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई खुद को मेरी रखैल कहते हुए? प्यार करता हूं तुमसे, तन से, मन से और आत्मा से। तुम्हें कब विश्वास होगा मेरे प्यार का? नैना, आज तो तुमने मेरे प्यार पर ही कीचड़ उछाल दिया। प्यार? कौन सा प्यार है ये जो अपने साथी को अपमान दिलाए? कौन सा प्यार है ये जिसे समाज रखैल कहे और अयासी का नाम देता है? नहीं राजीव, ये प्यार नहीं, दैहिक आकर्षण है। जरूरत है, नैना ने कहा। होगा दैहिक आकर्षण तुम्हारे लिए, होगी जरूरत तुम्हारी। मेरे लिए मेरी जिंदगी हो तुम, समझी? और हाँ, अगर तुम्हारा मन भर गया है तो साफ कह सकती हो तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो बता दो। राजीव अब आपा खो चुके थे। मुझे कोई और पसंद आ गया? वाह राजीव वाह, आप पुरुषों के पास एक ही शस्त्र होता है ना। आप जब कुछ ना सूझे तो स्त्री का चरित्र निर्धारण वो आप करने लगे। आपने एक पल में मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी। नैना की आंखों में क्रोध और आंसू साफ झलक रहे थे। नैना, नैना सॉरी नैना, मैं गुस्से में कह गया। तुम समझती क्यों नहीं? तुम जिंदगी हो मेरी। तुमने वो राजा और तोता की कहानी सुनी है जिसने राजा की जान तोते में होती है, वैसे ही मेरी जान तुम में है नैना। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज समझो मेरी बात को। और रही बात आकर्षण की, तो 3 साल हो गए हमें एक साथ इस तरह रहते। आकर्षण होता तो क्या तुम्हें पा लेने के बाद खत्म ना हो जाता? तुम प्यार हो मेरा, जिंदगी हो मेरी। हाँ प्यार हूँ मैं आपका, जिंदगी हूँ मैं आपकी, इसलिए मुझे इतनी जिल्लत भरी जिंदगी देना चाहते हैं आप। कल को जय बड़ा होकर के हमारा रिश्ता पूछेगा तब क्या कहेंगे हम? समाज क्या कहेगा? राजीव की रखैल। कुछ पैसों के लिए राजीव के बिस्तर पर सोने वाली 2 कौड़ी की औरत। मगर आप जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने आपसे पैसे के लिए कभी रिश्ता नहीं रखा, ना ही कभी आपके पैसे लिए। मुझे इस दाग के साथ नहीं जीना राजीव। नैना ने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा। नैना, तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज चुप हो जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई तुम्हें मेरी रखैल कहे ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहे। शाम को राजीव ने नैना से मंदिर चलने के लिए कहा। दोनों मंदिर गए। वहीं पास में नदी किनारे सीढ़ियों पर नैना को बिठाकर राजीव कहीं चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए और फिर दोनों घाट पर चुपचाप बैठे रहे। नैना की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। नैना, तुम्हारा एक एक आंसू सीना छलनी कर रहा है मेरा। प्लीज चुप हो जाओ, राजीव ने कहा। ठीक है राजीव, आपको याद है रिश्ते की शुरुआत में हमने एक दूसरे को वादा किया था कि अगर हमारे रिश्ते की वजह से किसी के भी जीवन में परेशानी आई तो हम ये रिश्ता मुस्कुरा करके उसी मोड़ पर खत्म कर देंगे। आज मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। मगर क्यों, इसे परेशानी है? राजीव ने पूछा। हमने ये भी तय किया है कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा, नैना ने कहा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। आज तुम्हारे साथ ना तुम्हारा मायका है ना ससुराल। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नैना ने कहा। देखो तो सही एक बार, राजीव ने थोड़ा जोर दे करके कहा। नैना ने खोल करके देखा तो छोटे से गणेश जी की प्रतिमा थी। नैना, तुम गणेश जी को बहुत मानती हो ना? आज इनसे एक रिश्ता बना लो। तुम शायद भूल जाओ पर ये हर हाल में निभाएंगे वो रिश्ता। तुम अक्सर अनुज और मोनू के लिए रोती हो पर उन्हें अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें भाई बना करके देखो, सबसे पहले आएंगे तुम्हारे लिए। ये लो कलावा और सिंदूर,
और बांध दो इनकी कलाई पर, गंगा मैया को साक्षी मानकर आज से पूरे दिल से इन्हें भाई बना लो, राजीव ने कहा। नैना भावुक हो गई। उसने कलावा लिया और गणेश जी की कलाई पर बांध दिया। सिंदूर से छोटा सा टीका उनके माथे पर लगा दिया। खुशी से आंखें खिल उठी। अब ये तुम्हारे भाई और गंगा मैया को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, कह करके राजीव ने नैना की मांग में सिंदूर भर दिया। राजीव, आप पागल हो गए हैं क्या? क्या मजाक है ये? जिंदगी है हमारी, कोई पिक्चर नहीं कि सिंदूर लिया और भर दिया मांग में, हो गई शादी। शादी एक पवित्र रिश्ता है, नैना ने गुस्से से कहा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शादी एक पवित्र रिश्ता है और आज हम बंध गए उस पवित्र रिश्ते में। क्या 2 शादियां नहीं की जा सकती हैं? राजा दशरथ की 3 पत्नियां। तुम तो बहुत मानती हो ना ईश्वर को। हमारे धर्म में कई ऐसे लोग रहे हैं जिनकी 2 या 2 से ज्यादा पत्नी थी, तो आज से तुम भी मेरी पत्नी। ना तो आप भगवान हैं, ना हम उस युग में हैं जिसमें वो सब होता है। आज की तारीख में ये सब गुनाह है, कह करके नैना वहां से उठ करके चल दी। घर आई, अपना सामान लिया और वापस जाने लगी। राजीव, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब हमारे रास्ते अलग हैं। आज के बाद हम ना ही मिलेंगे और ना ही फोन करेंगे, नैना ने कहा और एक आखिरी बार राजीव को गले से लगाया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, राजीव ने घबरा करके कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। नैना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं नहीं जी सकूंगा। नैना ने कुछ नहीं सुना और वहां से निकल गई। आधे घंटे का रास्ता तय करके स्टेशन पहुंची ही थी कि एक अनजान नंबर से फोन आया। मैडम, सर की तबीयत बहुत खराब है, हम उन्हें लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर हो सके तो आप भी हॉस्पिटल पहुंचिए। सामने से अमरीश का फोन आया। अमरीश राजीव के ड्राइवर का नाम था। उसने नैना को हॉस्पिटल का पता बताया। नैना घबराती हुई हॉस्पिटल पहुंची। कैसे हैं राजीव? नैना ने पूछा। पता नहीं मैडम, अभी डॉक्टर ले गए हैं उनको, अमरीश ने कहा। हुआ क्या है? नैना ने अगला प्रश्न पूछा। पता नहीं, आपके जाने के बाद सर रोते रहे और फिर एकदम से सीने में दर्द होने लगा। वो तो अच्छा हुआ जतिन सर आ गए, उनकी मदद से सर को यहाँ ले आया। वो बार बार आपका नाम ले रहे थे, इसलिए आपको फोन किया, अमरीश ने बताया। तब तक डॉक्टर आ गए। क्या हुआ डॉक्टर, उन्हें कैसे हैं अब? नैना ने घबरा करके पूछा। आप उनकी? डॉक्टर ने पूछा। नैना खामोश रही। नैना को चुप देख करके अमरीश ने कहा, मैडम हैं हमारी, सर जी की पत्नी। नैना ने अमरीश को देखा और फिर नजरें फेर ली। देखिए, इन्हें माइनर अटैक आया है, मगर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया, कलेजा कांप गया। थोड़ी देर बाद जब वो राजीव से मिली तो राजीव ने उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे लंबे समय के बाद कोई बच्चा अपनी माँ से मिला हो। नैना, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। तुम अगर गई तो नहीं जी पाऊंगा मैं। अगर जिंदा देखना चाहती हो तो आज के बाद मुझे छोड़ करके जाने की बात भी मत करना। राजीव लगातार रोते हुए कह रहे थे। नैना जड़ हो चुकी थी, आंखों में आंसू थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या कहे। राजीव की ऐसी हालत देख करके उसने राजीव को गले से लगा लिया। कुछ नहीं कहा, बस दोनों के आंसू बहते रहे। एक दिन वहां रुक करके नैना वापस चली आई। नैना रास्ते भर यही सोच रही थी कि कोई उसे इतना प्यार करता है कि उसके बिना जीना ही नहीं चाहता। ये सब तो पिक्चरी फिल्मों में होता था, मगर जो उसने देखा उसे भी तो नहीं झुठलाया जा सकता है। अब क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं राजीव को कि उनका और मेरा साथ आगे नहीं हो सकता? क्या करेगी अब नैना? क्या होगा उसका अगला कदम? जानने के लिए कल सुनिए कहानी का 6ठा और अंतिम भाग। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा
आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के छठे और अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।